हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैगर हंट पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम एफएल इंडिया का रिव्यू कर रहे थे और उसी सीरीज का सेकंड पार्ट मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एफएल इंडिया की पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसका टेक्निकल सेटअप और सबसे इंपॉर्टेंट उसका ग्रोथ और फ्यूचर एस्पेक्ट क्या रहने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एफएल इंडिया किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है, एफएल इंडिया का रिवेन्यू मॉडल क्या है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, कस्टमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या होता है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि एफएल इंडिया के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। एफएल इंडिया एक लीडिंग मोबाइल मार्केटिंग कंपनी है। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको समझा रखा है। देखिए, एफएल इंडिया जो मेनली फोकस करती है वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अनलाइक अदर मोबाइल मार्केटिंग कंपनीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में फोकस करती है। देखिए, एफएल इंडिया के पास अपना खुद का एक कस्टमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। अभी कस्टमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या होता है ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे से देख सकते हैं। देखिए, एज ऑन 31 मार्च 2019 एफएल इंडिया के पास 2.02 बिलियन कंज्यूमर के प्रोफाइल्स हैं और उसमें से भी 570 मिलियंस इंडिया में है, 582 मिलियंस इमर्जिंग मार्केट में है और 867 मिलियंस डेवलप कंट्रीज में है। तो काफ़ी बड़ा डाटाबेस एफएल इंडिया के पास इस समय एग्जिस्ट करता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों कि 21st सेंचुरी में डाटा जो है न्यू ऑयल होने वाला है। डाटा इज़ गोइंग टू बी ए न्यू ऑयल। जिस तरह से 20th सेंचुरी में ऑयल ने सारी इकोनॉमीज़ को ड्राइव किया, सब मार्केट को ड्राइव किया, उसी तरीके से डाटा जो है 21st सेंचुरी में पूरी इकोनॉमीज़ एंड मार्केट को ड्राइव करने वाला है। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि 2.02 बिलियन कंज्यूमर प्रोफाइल्स होने के कारण एफएल इंडिया को कितना बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है अपने पेयर्स के मुकाबले। तो देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एफएल इंडिया की लिस्टिंग जुलाई 2019 में हुई थी, तो काफ़ी कम डाटा पब्लिकली अवेलेबल है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को लेके, पर जितना भी डाटा अवेलेबल था मैंने सारी रिसर्च करने के बाद वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं FY18 का। FY18 में जो की सेल थी वो 167.2 करोड़ की थी। FY19 में जो सेल बढ़ करके 249.4 करोड़ की हो गई है। तो अगर आप देख सकते हैं जो जंप है सेल्स का एक साल में वो रहा है अराउंड 49% का। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है FY18 से FY19 पे। थोड़ा मोर रिसेंट डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो देख सकते हैं आप 9 मंथ्स ऑफ FY19 और 9 मंथ्स ऑफ FY20 के यहाँ पे हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2018 का जो सेल्स का फिगर था वो है 188.9 करोड़ और उसी तरीके से मार्च 2019 से लेकर दिसंबर, जो अभी रिसेंट जो दिसंबर है, रिसेंट जो क्वार्टर था दिसंबर 2019 तक, तो वहाँ पे जो सेल रही है वो 253.8 करोड़ की रही है। तो आप देखेंगे इसमें भी 34.3% का एक शानदार जंप आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट को अगर हम एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं 2018 में FY18 में जो प्रॉफिट रहा है वो 27.8 करोड़ रहा है और FY19 में जो प्रॉफिट रहा है वो 48.8 करोड़ रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में जो जंप है वो 75% का शानदार जंप आपको देखने को मिलेगा FY18 से FY19 पे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी उस समय कंपनी का जो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन था कि रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है कंपनी, तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ग्राफ लगाया। जो टॉप 10 कस्टमर्स है वो 67.20% जो है कंट्रीब्यूट करते थे कंपनी के रिवेन्यू में और जो अदर्स है वो सिर्फ 32.80% कंट्रीब्यूशन करते थे। तो आप देख सकते हैं जिस समय कंपनी की लिस्टिंग हुई थी यानी 2019 में, तो काफ़ी ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट थी ये कंपनी अपने टॉप 10 कस्टमर्स पे रिवेन्यू के मामले पे। पर अगर आप देखेंगे तो कितनी शानदार तरीके से कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है और अपने डिपेंडेंसी टॉप 10 कस्टमर्स पे कम करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं अब जो है टॉप 10 रिसेंटली जो क्वार्टर है उस समय इन्होंने कंपनी ने अपने ये इंफॉर्मेशन को जो है डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं इस समय टॉप 10 कस्टमर्स पे सिर्फ 47.20% की जो है डिपेंडेंसी है और अब अदर्स का जो फिगर
शेयर है वो 52.80% हो चुका है। तो अब इन्होंने अपनी जो डिपेंडेंसी है कस्टमर्स पे, जो टॉप 10 कस्टमर्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है, यानी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स करने की कोशिश की है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा ये माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है अब डिपेंड नहीं कर रही है सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स पे अपने रिवेन्यू को लेकर। कोई भी अगर कस्टमर्स लास्ट टाइम की तरह अगर कोई भी कस्टमर्स उनका चला जाता तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सेटबैक लेना पड़ता, पर क्योंकि इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया है तो अब जो है इनका रिस्क भी काफ़ी कम हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम एनालाइज करेंगे एक पूरी तरीके से तो इसको जो है पास्ट परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर मिलते हैं 5 स्टार। तो अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल सेटअप पे, किस तरह से जो है इसके शेयर की परफॉर्मेंस रही है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इसने पिछले एक साल से दी है दोस्तों। काफ़ी बड़ा ये मल्टीबैगर साबित हुआ है 2019 का अपनी लिस्टिंग के बाद से। लिस्टिंग गेन जो इसने दिखाए थे वो तो काफ़ी अच्छे थे ही, उसके बाद से भी जो इसका रनअप रहा है वो भी काफ़ी शानदार रहा है। कम से कम 3 टाइम्स ये अपने IPO की लिस्टिंग प्राइस से 3 टाइम्स के वैल्यू को ये अर्न कर चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका रिसेंट 6 मंथ्स का जो हाई था वो था 2296 का, और जो था 1 जनवरी 2020। और इस कंपनी ने जो रिसेंट लो लगा है वो है 899 का, जो लगा 30 मार्च 2020 को। तो आप देख सकते हैं 2296 के हाई से ये न करेक्ट होते होते 900 तक आ चुका था, बट आप देखेंगे उसके बाद से इसने जो है शानदार रिकवरी दिखाई है, और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 1550 के अराउंड पे एज ऑन 24 मई 2020। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट प्राइस की अगर मैं अट्रैक्टिवनेस देखूं तो 2296 का जो है इसका हाई था, और वहां से अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो 1550 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 20% का जो है करेक्शन है अभी अपने हाई से। तो इसकी जो प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस पे, इस पैरामीटर पे अगर हम इसको जज करने की कोशिश करेंगे तो इसको मिलते हैं 3 स्टार। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न, किस तरह से इसकी शेयर होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है, 68.32% की प्रमोटर की होल्डिंग है। FIIs देखिए काफ़ी शानदार स्टेक होल्ड करते हैं 7.54% का, DIIs के पास 11.40% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 12.69% का स्टेक है। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 77 से 78% के बीच की हिस्सेदारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, उसके शेयर का प्राइस का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। तो अभी एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं वो है प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, और प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखता है उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हिस्ट्री से। तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई थी, उस समय जो है प्रमोटर का स्टेक 100% था। जुलाई 2019 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से हमारे पास फिगर अगर हम कंपेयर करेंगे तो सितंबर 2019 में कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो अगेन 68.38% की होल्डिंग थी, और उसके बाद से अभी तक मार्च 2020 तक ये प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है। प्लेज कुछ भी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कुछ भी ज़्यादा प्लेज नहीं है, कोई भी जो है कंपनी के शेयर प्लेज नहीं है। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक की स्टेबिलिटी के ऊपर अगर आपको रेट करना है, इस पैरामीटर पर अगर आप रेट करने की कोशिश करेंगे तो इस कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। तो अब कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वैल्यूएशन अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ जो है आगे आने वाले 3-4 सालों में दे सकती है। तो आप देख सकते हैं PE रेशियो 61.10 का PE रेशियो, तो काफ़ी हाई PE पे जो है ये कंपनी ट्रेड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई इस कंपनी के चल रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये एज ऑन 24 मई 2020 के हैं। PB रेशियो अगर आप देखेंगे तो 53.69 का बहुत ही हाई PB रेशियो इस कंपनी का इस समय दिख रहा है। ROE देखेंगे तो क्यों, देखिए मार्केट इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों दे रहा है। तो अगर ROE को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी अगर आप 100 रुपये डालते हैं इस कंपनी में, एक साल के बाद आपके 100 रुपये पे कितना कमा के देती है कंपनी, तो 67.42 रुपीज़ ये आपको आपके 100 रुपये पे कमा के देगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई ग्रोथ ये
के फेज़ में जो है ये कंपनी चल रही है। तो देख सकते हैं आप आरओई जो इसका स्टैंड करता है वो 67.42% का, काफ़ी शानदार, काफ़ी हाई आरओई पे ये कंपनी इस समय काम कर रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाईली ग्रोथ फेज़ में जो है ये कंपनी काम कर रही है। तो इसीलिए जो है मार्केट इसको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। डेट टू इक्विटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के टाइम पे, तो देख सकते हैं 0.12 का इसका जो है डेट टू इक्विटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कम है। तो अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के पार्ट पे, अगर आप इस कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यूएशन की अट्रैक्टिवनेस के लिए मैंने इसको सिर्फ 2 स्टार दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका रीज़न है क्यों जो है मार्केट इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि इसका जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है मार्केट इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। बट फिर भी हम तो फेयरली जो है इसको रेट करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन हाई है, तो इसीलिए जो है इसके स्टार इस समय कम किए जाते हैं। तो इसको जो है 2 स्टार मिलते हैं वैल्यूएशन के पार्ट पे। दोस्तों अब चलते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो कि है फ्यूचर आउटलुक। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कंपनी का फ्यूचर आउटलुक और फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ को आपको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ फिगर्स, कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स लेके आऊँगा, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी की कितनी ज़्यादा हाई ग्रोथ हो सकती है अगले 3-4 सालों में। तो अगर आप देखते हैं दोस्तों, मैंने सबसे पहला जो फैक्ट्स आपके सामने लगाया है, जो फिगर आपके सामने लगाया है, वो लगाया है इंटरनेट यूजर्स का इंडिया में। तो आप देख सकते हैं ये फिगर्स जो है करोड़्स में है। तो आप देखेंगे 2017 में जो इंडिया का फिगर रहा है वो है 44.5 करोड़, यानी कि 44.5 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट यूज़ करते थे। और उसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 में, तो आप देख सकते हैं ये बढ़ करके हो चुका है 73 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जंप इसने मात्र 3 सालों में ले ली है। तो आप देखेंगे कितने सारे इंटरनेट यूज़र्स, नए यूज़र्स जो हैं इसमें जुड़ चुके हैं। दूसरा फिगर मैं आपके सामने लगाऊंगा वो है ई कॉमर्स मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जो एफएल इंडिया के सबसे बड़े कस्टमर्स हैं वो है ई कॉमर्स कंपनीज, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम भी एक ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है धीरे धीरे। तो इस तरह से जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया में, वो सब जो है एफएल इंडिया की सबसे बड़ी कस्टमर्स हैं। तो आप देखिए अगर ये जो है कंपनीज ग्रो करेंगी, ई कॉमर्स जो ग्रो करेगा इंडिया का, तो ऑटोमेटिकली एफएल इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगी, तो इसी तरह से एफएल इंडिया का रिवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स का जो है मार्केट किस तरह से ग्रो किया, तो आप देखेंगे 2017 में ये जो फिगर्स हैं वो यूएस डॉलर बिलियंस में है। तो 2017 में 39 यूएस डॉलर बिलियन की जो है सेल हुई थी ई कॉमर्स में। तो वो बढ़ करके देखिए 2018 में 50 बिलियन डॉलर्स, 2019 में 68 बिलियन डॉलर्स और 2020 में 93 बिलियन डॉलर की ई कॉमर्स ने जो है सेल की थी इंडिया में। तो अगर आप इसका CAGR ग्रोथ रेट देखने की कोशिश करेंगे तो ये आता है अराउंड 27.6% का, यानी कि एनुअली जो ये ई कॉमर्स की जो सेल है इंडिया में वो 27.6% की बहुत ही तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रही है। यानी इतनी ज़्यादा रफ्तार से ई कॉमर्स इंडिया में ग्रो कर रहा है। और अगर ये ग्रो करेगा तो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो एफएल इंडिया के रिवेन्यू भी उसी तरीके से, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स भी इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा जो मैं आपके सामने फिगर लेके आया हूँ वो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इन इंडिया। तो यानी जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है, उस पे जो है इंडिया में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये भी जो फिगर है वो यूएस बिलियन में है। तो देख सकते हैं आप 2017 को अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 से, तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्च है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्च है, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यानी पहले वो अराउंड 0.8 के अराउंड था, 0.8 बिलियन डॉलर्स, तो वो जो है बढ़ करके अब हो चुका है 2.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे लोग, कंपनीज जो हैं स्पेंड
तो इन तीनों फैक्ट्स को अगर मैं आपके लिए समराइज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एफएल इंडिया काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आप सबको दिखा सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एफएल इंडिया के एडवर्टाइजमेंट देख के आप जो है परचेज़ करेंगे, तो उसका जो है सीधा इफेक्ट उनके रिवेन्यू पे पड़ेगा। दूसरी फैक्ट हमने देखा, ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका भी यूज़ जो है आप जो है एफएल इंडिया के एडवर्टाइजमेंट से जो भी शॉपिंग करेंगे उसका रिवेन्यू डायरेक्ट एफएल इंडिया को मिलेगा। तीसरा हमने देखा कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जो ये सारी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज जो है कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जितना ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही हैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे, तो इसका जो है सीधा सीधा इफेक्ट एफएल इंडिया के रिवेन्यू पे पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस कंपनी का आगे 3-4 सालों में दिख रहा है। तो अगर हम फ्यूचर आउटलुक के पैरामीटर पे इस कंपनी को जज करेंगे तो इस कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है मल्टी बैगर रेटिंग। तो अगर आप देखेंगे 5 पैरामीटर्स पे हमने कंपनी को एनालाइज कर लिया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस पे कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार, प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस 3 स्टार, स्टॉक की स्टेबिलिटी के लिए मिलते हैं 5 स्टार, वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 2 स्टार इस कंपनी को मिलते हैं, फ्यूचर आउटलुक काफ़ी शानदार रह सकता है, वो है उस कंपनी को मिलते हैं फिर 5 स्टार। तो इस प्रकार से कंपनी का जो एवरेज स्कोर बनता है वो बनता है 20 आउट ऑफ 25 स्टार्स। तो इसका जो एवरेज मल्टी बैगर स्कोर जो बनता है वो है 8 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि एफएल इंडिया एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पूरी रिसर्च करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। और अगर आपने जो है इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके एफएल इंडिया के बारे में और इस फील्ड के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।